25 दिसंबर 1991 की वो रात, जब रशिया ने क्रेमलिन पर सोवियत रेड बैनर के अस्त और रशियन ट्राइकलर के उदय को देखने के लिए हर कोई गवाह बना था। जब करोड़ों लोगों ने क्रिसमस की कैंडल से ज्यादा आजादी के दिए जलाए थे। जब दुनिया भर की मीडिया ने एक साथ एक दो नहीं बल्कि पूरे 15 देश बनते देखे थे। इस एक तारीख ने यूएसएसआर हिस्ट्री की किताब में कुछ ऐसे पन्ने जोड़े जिन्हें भुला पाना नामुमकिन है। लेकिन यूएसएसआर यूं ही रातों रात नहीं टूटा। कहते हैं ना, बारिश में वही मकान ढहते हैं जिनमें सालों से दरारें पड़ी हों। तो बस यूएसएसआर का भी यही हाल था। 1985 से लेकर 1991 के बीच हुए इंसिडेंट्स ने यूएसएसआर की जड़ों को कमजोर कर दिया था, जिस कारण 1991 के एक आखिरी झटके ने यूएसएसआर को 15 टुकड़ों में बांट दिया। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर यूएसएसआर ने कैसे दुनिया में अपना अस्तित्व बनाया, कैसे यूएसएसआर नाम का देश एग्जिस्टेंस में आया। तो बात 1917 की है, जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 के लास्ट फेज से गुजर रही थी। एट दैट टाइम अक्टूबर रेवोल्यूशन भी अपने चरम पर था। अक्टूबर रेवोल्यूशन को लोग बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इस रेवोल्यूशन को व्लादिमीर लेनिन ने खूब बढ़ चढ़कर लीड किया, जिसमें बोल्शेविक्स ने लेनिन की लीडरशिप में रशियन प्रोविजनल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। जिसके बाद लेनिन ने 1917 से लेकर 1922 तक अपनी हर मुमकिन कोशिश के साथ सभी सिविल वॉर को शांत कराया और लोगों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस वक्त हर तरफ लेनिन की लीडरशिप की गाथा पूरी दुनिया में गाई जा रही थी। लेनिन ने भी इसका फायदा उठाया और एक नया नेशन सोवियत यूनियन की स्थापना की। 1922 में सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर दुनिया का सबसे बड़ा नेशन बनकर उभरा, जो पूरे 15 देशों से मिलकर बना था, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलोरुसिया, नाउ बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिसिया, नाउ कायरगिस्तान, लैटविया, लिथुएनिया, मोल्दाविया, नाउ मोल्दोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान आते थे। यूएसएसआर को फॉर्म करने के कारण इसके पहले प्रेसिडेंट का ताज भी व्लादिमीर लेनिन को ही पहनाया गया। अब यूएसएसआर के बारे में आगे जानने से पहले आप ये जान लें कि आखिर यूएसएसआर है क्या। यूएसएसआर यानी द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स एक ऐसा देश था जो कि 15 देशों को जोड़कर बनाया गया था, जिसके कारण ये नेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एरिया कवर करता था। देखा जाए तो यूएसएसआर रियल डेमोक्रेसी को फॉलो करने की विचारधारा के साथ जन्मा था, लेकिन वक्त के साथ साथ डेमोक्रेसी कब ऑथोरिटेरियन राज में बदल गई, ये किसी को नहीं पता चला। असल में लेनिन का मकसद तो यूएसएसआर के सभी लोगों को एक करना और अपने देश में डेमोक्रेसी लाना था, लेकिन इससे पहले ये इस काम में सफल होते 1924 में इनकी मौत हो गई, जिससे इनका सपना भी इनकी तरह ज्यादा समय तक यूएसएसआर पर राज नहीं कर पाया। लेनिन की मौत के बाद जोसेफ स्टालिन को यूएसएसआर का नया प्रेसिडेंट चुना गया, जिसने डेमोक्रेसी को ऑथोरिटेरियन रूल में कन्वर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टालिन के राज में सिंगल पार्टी सिस्टम आया, जहां केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही यूएसएसआर पर राज करने का अधिकार था, यानी पूरे देश में केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगी, कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक किसी को नहीं था। इस सिस्टम के साथ स्टालिन ने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और फोर्स्ड कलेक्टिवाइजेशन को भी बढ़ावा दिया, जिसने इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ावा तो दिया, लेकिन इसके कई कंसिक्वेंसेस भी हुए, जिसमें 1930 की फेमाइन को आज भी याद किया जाता है। इस फेमाइन में मिलियंस ऑफ पीपल की जान गई थी। इन सभी का कारण भी स्टालिन ही था, लेकिन उसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे आपको बता दें कि स्टालिन इतिहास के सबसे खतरनाक और क्रूर शासकों में से एक था, जो जनता के साथ साथ अपने लोगों को भी ब्रूटल एंड पेनफुल डेथ सेंटेंस देने से कभी नहीं चूकता था। इसके ही राज में लोगों ने जीते जी नरक भोगा, जिसे इसने गुलाग का नाम दिया था। गुलाग एक ऐसी जगह थी जहां लोगों को जबरदस्ती कैद करके काम कराया जाता था। स्टालिन के पूरे राज में इस गुलाग में करीब 18 मिलियन लोगों को बंदी बनाया गया था, जिनमें से आधों को मौत और बाकी बचे हुए लोगों को स्टालिन की मौत के बाद उस नरक से राहत मिली। स्टालिन के शासन में यूएसएसआर का एक पत्ता भी इसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता था। लोगों में इसका इस कदर डर फैल चुका था कि लोग इसके नाम से भी कांपते थे। खैर, स्टालिन ने अपनी मौत यानी 1953 तक यूएसएसआर पर राज किया। इसकी मौत के बाद कम्युनिस्ट पार्टी से ही कई लोग यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने और सभी ने स्टालिन के नक्शे कदम को फॉलो किया। यूएसएसआर में 1985 तक सत्ता में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिले, लेकिन 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने, जिन्होंने न केवल सत्ता के नियम और कानून को बदला, बल्कि दुनिया की 2 सुपर पावर के बीच चल रहे कोल्ड वॉर को भी शांत कराया। हालांकि
इस कोल्ड वॉर के शांत होने का नतीजा यूएसएसआर का डिवीजन निकला, लेकिन ऐसा नहीं कि यूएसएसआर केवल गोर्बाचेव के कारण टूटा। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण थे जिन्होंने यूएसएसआर की जड़ों को कमजोर कर दिया था। तो चलिए पहले उन कारणों को जानते हैं। कोल्ड वॉर दुनिया की एक ऐसी वॉर थी जिसमें बिना किसी बड़े बम धमाके के दो देश आपस में लड़ रहे थे। यह एक साइकोलॉजिकल और ईगो वॉर थी जिसमें सोशलिस्ट यूएसएसआर और कैपिटलिस्ट अमेरिका के बीच दुनिया में ज्यादा बड़ा दिखने की जंग छिड़ गई थी। दोनों ने ही दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जिसमें एट लास्ट अमेरिका जीत गया और यूएसएसआर के कई टुकड़े हो गए। यूएसए की जीत और यूएसएसआर का बिखरना कुछ सालों की बात नहीं थी, बल्कि इस कोल्ड वॉर को खत्म होने में पूरे 40 से 45 साल लगे। इस कोल्ड वॉर के चलते दोनों देशों में कई बड़े इतिहास रचे गए जो आज भी याद किए जाते हैं। वैसे इतिहास में रुचि रखने वाले लोग ये सोच रहे होंगे कि जब दोनों देशों ने एक ही पार्टी में रहकर वर्ल्ड वॉर सेकंड जीती तो आखिर इनमें लड़ाई कैसे हो गई। तो चलिए समझाते हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर सेकंड के एंड में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब दागे तो सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, जिसके बाद दुनिया में अमेरिका के एटॉमिक बॉम्ब ने ऐसा खौफ जमाया कि लोगों को अमेरिका के नाम से भी डर लगने लगा। लेकिन यूएसएसआर को यह बात अच्छी नहीं लगी। यूएसएसआर पूरे वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान लड़ता रहा, लेकिन आखिरी में सारा क्रेडिट अमेरिका ले गया। इसके अलावा दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल राइवलरी ने भी अपने लिए जगह बना ली थी। दोनों ही उस समय दुनिया के सबसे पावरफुल देश थे, जिस कारण कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। जिस कारण करीब 40 से 45 साल इन दो बड़े नेशंस के बीच एक ऐसी वॉर हुई जिसकी आंच आज भी अमेरिका और रशिया के बीच देखी जा सकती है। अब एक सवाल यहाँ यह आता है कि जब दोनों के बीच दुश्मनी हो ही गई थी तो वॉर करके इसे खत्म क्यों नहीं किया गया? क्या जरूरत थी इस दुश्मनी को 40 साल तक खींचने की? अब इस सवाल के पीछे भी एक कारण था। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के कारण दोनों का पहले ही काफी नुकसान हो चुका था। दोनों देश अपने कई सोल्जर्स, रिसोर्सेस और हिम्मत पहले ही गंवा चुके थे, जिसके कारण एक और वॉर अफोर्ड करना कोई समझदारी का काम नहीं था। ऊपर से इस बार सभी को न्यूक्लियर वेपन्स के खतरे का भी अंदाजा था, तो अगर वॉर होती तो दोनों ही देशों को बड़ा नुकसान होता। चलिए अब दोबारा से कोल्ड वॉर की बात करते हैं, जिसे जीतने के लिए यूएसएसआर ने अपनी सारी दौलत, सारी शोहरत दांव पर लगा दी। यूएसएसआर ने अपने सारे सरकारी फंड्स अमेरिका को नीचे दिखाने में लगा दिए। सबसे पहले दोनों के बीच स्पेस वॉर हुई, जिसमें यूएसएसआर ने बाजी मार ली। यूएसएसआर ने सबसे पहले फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था। साथ ही यूएसएसआर ही वह पहला नेशन था जिसने 99-60 में स्पेस में पहली बार इंसान को भेजा था, जिसे आप यूरी गागरिन के नाम से जानते हैं। यही नहीं, स्पेस में पहला एनिमल भेजने वाला देश भी यूएसएसआर ही बना। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की। यही नहीं, यूएसएसआर ने पूरी दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टीज को गैजेट्स और हथियार दिए। साथ ही इन्होंने अपनी मिलिट्री पर भी काफी पैसा खर्च किया। इन्होंने अपनी मिलिट्री को काफी बड़ा किया, जिसमें काफी पैसा लगा। इस दौरान यूएसएसआर ने अपने कई न्यूक्लियर वेपन्स पर भी काम किया। बात केवल यूएसएसआर की नहीं, अमेरिका ने भी इनकी तरह अंधाधुंध पैसा खर्च किया। पर यूएसएसआर बड़ा बनने के चक्कर में बुरी तरह इकोनॉमिकल क्राइसिस के दौर में आ गया, जिससे वहां की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूं कह लीजिए कि यूएसएसआर ने अपनी रोटी तक बेचकर हथियार इकट्ठे कर लिए थे, जिससे जनता में गुस्सा फूटने लगा, जो कि बाद में यूएसएसआर के लिए काफी घातक साबित हुआ। बात चाहे प्याज की हो या पेट्रोल की, जब महंगाई बढ़ती है तो जनता अपने आप ही सड़कों पर आ जाती है। यूएसएसआर ने कोल्ड वॉर के चक्कर में अपने सरकारी खजाने को पूरी तरह खाली कर दिया था। यूएसएसआर ने उस समय अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जिससे यहाँ की हालत और खराब होती चली गई। यूएसएसआर की इकोनॉमी साल दर साल घटती ही जा रही थी। कंट्री को काफी भारी लॉस झेलना पड़ रहा था, जिसके मेन रीजंस मिलिट्री पर पानी की तरह पैसा बहाना और स्पेस वॉर में अमेरिका से जंग जीतने के लिए सारा पैसा हवा में उड़ाना आता था। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया में कुछ स्टेट्स ऐसे भी थीं जो पूरी तरह से यूएसएसआर पर डिपेंडेंट थीं, जिसके कारण यूएसएसआर को इन पर भी पैसा खर्च करना पड़ता था, जिस वजह से इनकी जीडीपी समय के साथ गिरती चली गई। इवन अगर आप इस ग्राफ पर भी नजर डालेंगे तो देखेंगे कि 1985 से पहले यूएसएसआर की जीडीपी लगातार गिरती ही गई। यूएसएसआर बना तो एक डेमोक्रेटिक सोच के साथ था, लेकिन ऑथोरिटेरियन रूल में यहाँ के लोगों को अपनी मर्जी से सांस तक लेने की इजाजत नहीं थी। वन नेशन वन पार्टी पॉलिसी के चलते करीब 70 साल तक यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने रूल किया,
जिस कारण पार्टी के ही लोगों ने सरकारी खजाने को चुराना शुरू कर दिया। यानी पार्टी के लोगों ने इतने सालों में जमकर करप्शन किया। साथ ही नेपोटिज्म और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी गवर्नमेंट को वीक करता चला गया। इसके अलावा गोरबाचेव की पॉलिसीज के चलते पार्टी के अपने ही लोगों में लड़ाई होने लगी। पार्टी दो हिस्सों में बढ़ती नजर आई, जिससे सरकार एक समय पर आकर इतनी वीक हो गई कि अपने बिखरते हुए यूएसएसआर को नहीं संभाल पाई। लोगों में अब नेशनलिज्म की भावना पनपने लगी थी। इसका एक कारण पड़ोसी देश की प्रोग्रेस और ग्रोथ भी था। लोगों ने जब देखा कि यूरोपियन स्टेट्स तो दिन ब दिन प्रॉस्पेरस होते जा रहे हैं, पर हमारी सरकार हमारे देश को बर्बाद कर रही है, तब यूएसएसआर के लोगों ने भी पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इन प्रोटेस्ट की शुरुआत सबसे पहले बाल्टिक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया ने की। इसका एक रीजन यह भी था कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले यह देश आजाद थे, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो यूएसएसआर ने इन्हें भी जबरन खुद में शामिल कर लिया। अब इन्हें देखकर बाकी यूएसएसआर स्टेट्स ने भी अपनी फ्रीडम की डिमांड की। लोग अब कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही से परेशान हो गए थे। हाँ, लेकिन यहाँ अभी भी कुछ एशियन कंट्रीज शांत थी, क्योंकि वो पूरी तरह से यूएसएसआर पर डिपेंडेंट थी। पर अब यूएसएसआर की सरकार भी इन सभी प्रोटेस्ट को हल्के में लेने लगी थी, और यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर केवल कुछ दिनों या महीनों में नहीं हुआ था, बल्कि इसके टूटने के पीछे कई लड़ाइयां और कई कहानियां हैं। यूएसएसआर को 15 देशों में बांटने के लिए पहले एक नहीं बल्कि कई लड़ाइयां लड़ी गईं। लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी मांगें रखी, कई प्रोटेस्ट किए, जिसके कारण पूरे यूएसएसआर में आजादी की मांग तेज हो सकी। प्रोटेस्ट को करने के लिए पूरे यूएसएसआर में जगह जगह पर कई ग्रुप्स बने, जिनमें सबसे पहले हेलसिंकी 86 नाम के ग्रुप ने सोवियत सरकार के सामने अपनी आवाज उठाई। हेलसिंकी 86 को लैटवियन पोर्ट टाउन में जुलाई 1966 को बनाया गया। ये ग्रुप एक एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप था, जिन्होंने यूएसएसआर की सरकार के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी की, वह भी एक अच्छी खासी संख्या में। इनके प्रोटेस्ट और कॉन्फिडेंस को देख करके ही पूरे यूएसएसआर में लोगों ने सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया। 26 दिसंबर 1986 वो तारीख है जब रीगास कैथेड्रल स्क्वायर पर 300 लैटवियन ने इकट्ठा होकर सोवियत रशिया आउट, फ्री लैटविया के भर भर के नारे लगाए। लोग अपनी फ्रीडम के लिए इस नारे के साथ लेनिन एवेन्यू की ओर बढ़ने लगे। हालांकि लोगों ने फ्रीडम मार्च को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक पूरे रशिया में फ्रीडम की आग इस कदर फैल चुकी थी कि इसे रोक पाना मुश्किल था। जबकि इस प्रोटेस्ट से पहले भी लोगों ने अपने लेवल पर कई छोटे मोटे प्रोटेस्ट किए थे, पर उन सभी प्रोटेस्ट का रिजल्ट कुछ नहीं निकला और दिसंबर 1976 में कजाकिस्तान में भी राइट्स देखने को मिले, जिसका मेन रीजन कजाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और एक एथनिक कजाक को उनकी गद्दी से हटाना और एक आउटसाइडर को उनकी जगह देना था, जिसके कारण 17 दिसंबर 1986 को 200 से 300 स्टूडेंट्स ने सेंट्रल कमेटी बिल्डिंग के सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। इस प्रोटेस्ट ने देखते ही देखते एक सिविल अनरेस्ट का रूप अपना लिया, जिसके कारण वहां के नॉर्मल सिविलियंस, ट्रूप्स और वॉलंटियर्स में क्लैशेस देखने को मिले। ये क्लैशेस और प्रोटेस्ट करीब 3 दिन तक लगातार चलते रहे। 3 दिन बाद पुलिस सभी प्रोटेस्ट को शांत करा पाई। इन प्रोटेस्ट के बाद तो जगह जगह लोगों का गुस्सा फूटने लगा। जैसे 6 मई 1987 को पैम्यात नाम का एक रशियन ग्रुप मॉस्को में एक अनसैंक्शन डेमोन्स्ट्रेशन करने लगा। ये डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे खासे लेवल पर था, जिसके कारण बड़ी बड़ी अथॉरिटीज इन्हें रोक नहीं पाई और सड़कों पर ट्रैफिक लगना शुरू हो गया। इस डेमोन्स्ट्रेशन में भी लोगों ने अपनी डिमांड्स के साथ पब्लिक मार्च करना शुरू किया। इसके बाद 25 जुलाई 1987 को करीब 300 क्रीमिया टैटर्स ने क्रेमलिन वॉल के सामने एक नॉइजी डेमोन्स्ट्रेशन किया, जो कि कई घंटों चला। यहां भी पुलिस और सोल्जर्स की निगरानी में ही प्रोटेस्ट हुआ। यहां प्रोटेस्टर्स ने अपनी डिमांड सबके सामने रखी और आगे 23 अगस्त 1987 को तीनों बाल्टिक कैपिटल्स ने मिलकर थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में इकट्ठे होकर अपनी आजादी की मांग की और अपना इंडिपेंडेंस सॉन्ग भी गाया। इस भारी भीड़ पर नजर रखने के लिए भी पुलिस वहां लगातार पहरा देती रही, लेकिन इनकी पब्लिक मीटिंग या प्रोटेस्ट में किसी ने दखलंदाजी नहीं की। यही नहीं, इस बार लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि प्रेस ने भी इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से कवर किया। इससे पहले 14 जून 1987 को करीब 5000 लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर अपनी फ्रीडम की मांग की। अब ऐसा नहीं था कि ये सारे मूवमेंट्स सोवियत गवर्नमेंट को दिख नहीं रहे थे, बस इस बार वो लोगों को हल्के में लेते चले गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये छोटे छोटे प्रोटेस्ट ही एक दिन उनके देश को टुकड़ों में बांट देंगे।
इस प्रोस्ट को भी पुलिस के द्वारा ही पूरे टाइम कंट्रोल किया गया, लेकिन यहां भी पुलिस ने किसी को एक शब्द भी नहीं कहा, जिस कारण पूरे बाल्टिक नेशंस में और कॉन्फिडेंस आया और लोगों ने बढ़ चढ़कर सभी मूवमेंट को करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो कई प्रोस्ट हुए, किसी में पुलिस ने चुप्पी मारकर लोगों के गुस्से के सामने अपने हथियार डाल दिए, तो कहीं पुलिस सिविलियन से भिड़ गई, लेकिन किसी को भी रोकने का कोई फायदा नहीं हुआ। पहले केवल बाल्टिक नेशंस में, फिर धीरे धीरे करके पूरे यूएसएसआर ने इन प्रोटेस्ट को बढ़ावा दिया, जिसका एंड रिजल्ट तो आप जानते ही हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जर्मनी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, वो भी एक वॉल खड़ी करके, जिसे आप बर्लिन वॉल के नाम से जानते हैं। जहां एक तरफ तो वेस्ट बर्लिन था, जहां लोग फुल ऑन डेमोक्रेसी, फ्रीडम और एक नॉर्मल जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे और खुश थे। वहीं दूसरी ओर ईस्ट जर्मनी था, जहां लोग तानाशाही से परेशान थे। इन दोनों को अपनी सरकार के इशारों पर ही नाचना पड़ता था। इस कारण ईस्ट बर्लिन के लोग वेस्ट बर्लिन में जाने के लिए परेशान होते, लेकिन उन्हें यह करना अलाउड नहीं था। सरकार ने लोगों के माइग्रेशन को रोकने के लिए ही कई बैरिकेड्स, वायर्स, वॉल्स और न जाने कितने कितने जुगाड़ क्यों न लगा दिए, लेकिन लोग तब भी दूसरी साइड जाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेते। कभी वह दीवार कूदकर दूसरी ओर जाते, तो कभी सीढ़ियां लगाकर। इवन कई लोग तो अपने घरों की विंडोज से भी दूसरी ओर कूद जाया करते थे। बस फिर आखिरी में गवर्नमेंट ने वॉल को लेकर बॉर्डर पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को ईज डाउन करने का फैसला लिया, लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट कुछ करती, लोगों ने खुद ही बर्लिन वॉल को गिरा दिया, जिसने यूएसएसआर स्टेट्स पर काफी प्रभाव डाला। यूएसएसआर सिटीजन्स ने बर्लिन वॉल के गिरने से इतनी इंस्पिरेशन ली कि वह सब भूल भाल कर बस अपनी जिंदगी की मांग करने लगे। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल से यूएसएसआर सिटीजन्स को अपनी आजादी के चांसेस भी दिखने लगे। उन्हें लगा कि जब जर्मनी के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव को यूएसएसआर का प्रेसिडेंट चुना गया। गोर्बाचेव के सोचने और काम करने का तरीका कम्युनिस्ट पार्टी से जरा हटकर था। इन्होंने आते ही सबसे पहले अपनी जनता की भलाई के लिए काम किया। इन्होंने अपने देश की गिरती इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए फौरन कुछ स्टेप्स लिए जो इनकी खुद की पार्टी को पसंद नहीं आए। गोर्बाचेव ने मैनली 2 बड़ी और अनएक्सपेक्टेड पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें पहली ग्लासनोस्ट और दूसरी पेरेस्ट्रॉइका थी। ये दोनों रशियन शब्द हैं जिनका मतलब ओपननेस और रिस्ट्रक्चरिंग है। अब ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस के अकॉर्डिंग यूएसएसआर की आम जनता को लिबर्टी प्रोवाइड की गई, जिसके लिए वह सालों से डिमांड कर रहे थे। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब वहां की जनता को फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे राइट्स थे। वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकते थे। इवन मीडिया को भी कुछ फ्रीडम दी गई। वो अब अपने मन से कुछ भी छाप सकती थी। उस पर सरकार की किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। लोगों को अब अपने अकॉर्डिंग अपने रिलीजन को चूज करने और उसे मानने की लिबर्टी थी। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ फॉर्मर पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को भी जेल से रिहा किया गया। दूसरी पॉलिसी आती है पेरेस्ट्रॉइका यानी रीस्ट्रक्चरिंग, जिससे यूएसएसआर का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। इसमें लोगों को प्राइवेटाइजेशन का हक था, यानी लोग अपना खुद का बिजनेस और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे, जो अब तक केवल सरकार के अंदर था। यही नहीं, इसके थ्रू ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने भी शुरू हुए, जिससे कंट्री की इकोनॉमी को फायदा होता। इस पॉलिसी के अंदर इकोनॉमिक चेंजेस के अलावा पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए, यानी अब न्यू और यंगर जनरेशन को कम्युनिस्ट पार्टी के एलाइड ग्रुप्स में रखा जाने लगा, जिसने अपने आप ही सोवियत यूनियन में फ्री एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन की नींव रखी। लेकिन गोर्बाचेव को क्या पता था कि जनता की भलाई के लिए किए गए चेंजेस आखिरी में उन्हें ही बैकफायर करेंगे। दरअसल हुआ यह कि जब गोर्बाचेव के लोगों को फ्रीडम और लिबर्टी जैसे शब्दों से इंट्रोड्यूस कराया, तो उनकी भूख और बढ़ गई और अब वह पार्शियल फ्रीडम नहीं बल्कि फुल फ्रीडम की डिमांड करने लगे, जिससे पूरे यूएसएसआर में जगह जगह लोगों ने सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया, लेकिन पीसफुली। बात केवल 2 पॉलिसीज की नहीं बल्कि गोर्बाचेव के नेक्स्ट सबसे बड़े स्टेप की थी। वो ऐसे कि फरवरी 1990 में गोर्बाचेव ने अपनी पार्लियामेंट को बुलाकर यह अनाउंस कर दिया कि अब सिंगल पार्टी सिस्टम का अंत होने जा रहा है। अब हम अपने देश में चुनाव करवाएंगे और जनता अपना लीडर खुद चुनेगी। जिसके बाद सभी यूएसएसआर स्टेट्स में चुनाव हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ने बुरी हार का सामना किया। इस हार के दौरान ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने यूएसएसआर के जर्जर मकान को एक झटके में गिरा दिया। दरअसल जैसे ही हमने आपको पहले भी बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी गोर्बाचेव के बदलाव से खुश नहीं थी, तो बस पार्टी ने मौका पाते ही गोर्बाचेव को नजरबंद करवा दिया और पूरे देश में अफवाह फैला दी कि गोर्बाचेव की हेल्थ ठीक नहीं है,
जिस कारण कुछ समय के लिए मेन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी या हार्डलाइनर्स ऑफ द सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को संभालेंगे। ये हार्डलाइनर्स और मेन मिनिस्टर्स कम्युनिस्ट पार्टी के वो 8 बड़े नेता थे जो गोर्बाचेव के रिफॉर्म से बिल्कुल खुश नहीं थी। इन लीडर्स में मेनली यूएसएसआर के डिफेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट गोर्बाचेव, सेक्रेटरिएट हेड, सोवियत डिफेंस काउंसिल, डिप्टी चीफ जैसे बड़े नेता आते थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि यूएसएसआर कभी भी बंटे। ये लोग देश में हो रही हर चीज का जिम्मेदार गोर्बाचेव को मान रहे थे, जिस कारण पार्टी के मेन मिनिस्टर्स ने गोर्बाचेव को प्रेसिडेंट पद से हटाने के लिए सारा प्लान बनाया। खैर, आपको बता दें कि इस इमरजेंसी को अगस्त कूप के नाम से भी जाना जाता है, जिसे लगाने के बाद देश में कुछ उल्टा ही हुआ। जहां पूरे देश की सड़कें खाली दिखनी चाहिए थीं, वहां अब लोग सड़कों पर उतर आए थे। बात हाथ से निकल चुकी थी। लोग कम्युनिस्ट पार्टी के इस डिसीजन को काफी बुरी तरह इग्नोर कर रहे थे। ये देख के सरकार ने सड़कों पर अपनी ही आर्मी को खड़ा कर दिया और प्रोटेस्ट शांत कराने का आदेश दिया। लेकिन अपनी ही जनता पर गोली बरसाने के लिए आर्मी ऑफिसर्स ने भी इनकार कर दिया और तब हुआ असल सत्ता पलट। अब हर प्रोटेस्ट या इवोल्यूशन को लीड करने के लिए कोई ना कोई तो हमेशा ही दीवार की तरह खड़ा होता है। ऐसा ही इस प्रोटेस्ट में भी हुआ। बोरिस येल्त्सिन के नाम के एक कम्युनिस्ट पार्टी लीडर ने ही अब अपनी पार्टी से अलग होने का फैसला लिया और अपने देश की जनता की डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए उनके साथ सड़कों पर उतर आए। यूएसएसआर को तोड़ने में इनका भी एक बड़ा योगदान था। ये चाहते थे कि सभी देशों को आजादी मिले और सभी अपने अनुसार रह सके। बोरिस येल्त्सिन की कमाल की लीडरशिप क्वालिटी और प्रोटेस्ट के दौरान लोगों की मदद के चलते जब रशिया यूएसएसआर से अलग हुआ तो चुनाव के बाद इन्हें ही रशिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट चूज किया गया। जनता के लिए ये एक नेशनल हीरो बन गए थे जिन्होंने उन्हें आजादी दिलाई। 8 दिसंबर 1991 यूएसएसआर के 3 बड़े देश रशिया, यूक्रेन और बेलारस ने मिलकर 1922 की यूएसएसआर ट्रीटी को रद्द करके खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन अनाउंस कर दिया। इन तीनों देशों के आजाद होने के बाद यूएसएसआर टूट गया। बाकी देशों ने भी एक एक करके अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। साथ ही 26 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने भी अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया, जिससे इतिहास के सबसे बड़े देश, सबसे बड़ी सुपर पावर का अंत हुआ। यूएसएसआर के जैसे ही टुकड़े होने शुरू हुए, यूएसए के तब के प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने 25 दिसंबर 1991 को टीवी पर आकर एंड ऑफ कोल्ड वॉर की अनाउंसमेंट की। उन्होंने अपनी स्पीच में लोगों को क्रिसमस की विशेष से ज्यादा अमेरिका की यूएसएसआर पर जीत की बातें की। उनकी कही हुई एक लाइन काफी फेमस है और इसी के साथ इतिहास के एक चैप्टर का दी एंड होता है। यह इंसिडेंट हमारे इतिहास का इतना जरूरी चैप्टर है कि बच्चों की बुक से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में इसने अपने लिए अच्छी खासी जगह बनाई हुई है। यूएसएसआर जब टूटा तो हर देश के ऊपर सर्वाइवल की तलवार लटक गई, क्योंकि नई सरकार के पास ना पैसा था ना रिसोर्सेस। लोगों में भी काफी उथल पुथल थी, पर समय के साथ ये परेशानियां भी ठीक हो गईं। हर देश ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। अलग हुए देशों में आज भी रशिया सबसे बड़ा देश है, वह भी पूरी दुनिया में। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएसएसआर कितना ज्यादा बड़ा देश होगा। रशिया के बाद यूक्रेन ऐसा देश है जो यूएसएसआर का सबसे बड़ा भाग लेकर अलग हुआ। यूएसएसआर के टुकड़े होने के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनकर उभरा। इंटरेस्टिंगली, मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि यूएसएसआर टूटने का मेन कारण बने, इन्हें आगे चलकर कोल्ड वॉर एंड कराने के कारण नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस मिस न करें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपका समर्थन हमें नए वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।